हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना है स्टूडेंट, वो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो मैं इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाला स्टूडेंट। तो आप लोग कॉपी में ये टॉपिक को हेडिंग दीजिए, और इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले ये दो क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व करके इसका आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कौन सा ऑप्शन होगा, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन 2.0 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, 2.0 मोलर का मतलब हुआ स्टूडेंट 2 मोलालिटी। ठीक है, 2 मोलालिटी। तो सॉल्यूशन है कंसेंट्रेशन 2 मोलर का मतलब 2 मोलालिटी आपका दिया हुआ है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, ये हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट जिसकी मोलैरिटी 2.05 दी गई है स्टूडेंट, और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.02 है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट, मोलालिटी बताना है। मोलैरिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, आपको मोलालिटी बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, ये भी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैं इससे पहले मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशंस के बारे में डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप लोग को हम बताए थे। तो आप लोग इसको बना के सॉल्व करके इसका हम आंसर हमको जरूर बताइएगा। अगर नहीं बनेगा स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज का टॉपिक हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो वो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक का कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, कुछ टर्म्स हम लोग को पता होना चाहिए। तो क्या क्या स्टूडेंट, तो पहला जो टर्म्स है स्टूडेंट वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसको हिंदी में वाष्पशील घटक कहते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है स्टूडेंट उसको हम लोग वेपर्स कहते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट्स है जिसको वेपोराइजेशन। ठीक है, चौथा जो कंपोनेंट्स है स्टूडेंट कंडेंसेशन। ठीक है, और पांचवा जो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग वन बाय वन करके पहले चीज़ों को समझेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, इसकी कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वोलेटाइल कंपोनेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वाष्पशील घटक कहते हैं। तो लिखिए ए सबस्टेंस विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेपोराइज रेयरली, यानी जिस पदार्थ के घटक कण मतलब मॉलिक्यूल्स वाष्पित होता हो। ठीक है, यानी वाष्प में परिवर्तित होता हो। वाष्प का मतलब गैस। ठीक है, तो गैस में परिवर्तित होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वोलेटाइल कहते हैं। तो इस चैप्टर में जैसे भी आगे बढ़िएगा स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल टर्म्स आपको मिलते रहेंगे। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस कहते किसको हैं। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स यानी वोलेटाइल सबस्टेंस वह सबस्टेंस होता है जिसका पार्टिकल्स, ठीक है, जिसका पार्टिकल्स मतलब जिसका मॉलिक्यूल्स क्या हो स्टूडेंट, वेपर्स बनता हो। ठीक है, वाष्पित में परिवर्तित होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल जिसकी अणु वाष्पित नहीं होता हो, यानी जिस पदार्थ के अणु मतलब जिस पदार्थ की पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स वाष्पित नहीं होता हो स्टूडेंट, उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अगर होता भी हो तो नेग्लिजिबल। तो ये था कंसेप्ट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग का टर्म्स है वेपर्स। वेपर्स क्या होता है, तो वेपर्स है स्टूडेंट गैसेस स्टेट ऑफ लिक्विड। द्रव का जो गैसेस स्टेट होता है स्टूडेंट, द्रव का जो गैस रूप जो होती है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वेपर्स कहते हैं। तो दो टर्म हम लोग समझे, वोलेटाइल और वेपर्स। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आइए स्टूडेंट तीसरा जो टर्म है वेपोराइजेशन, इसको थोड़ा सा हम आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं कि वेपोराइजेशन टर्म होता क्या है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग वेपोराइजेशन के बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन होता क्या है स्टूडेंट, तो लिखे हुए ए फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज इज कॉल्ड वेपोराइजेशन।
इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब लिक्विड वाष्प में परिवर्तित होता है, पता है ये स्टूडेंट कि लिक्विड में टेंडेंसी होता है वाष्प में कन्वर्ट होने का, वाष्प मतलब गैसेस स्टेट। तो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। तो वेपराइजेशन एक फेज ट्रांजिशन होता है। फेज का मतलब अवस्था, लिक्विड है, ठीक है, और वेपर, तो वेपर आप जान रहे हो गैस, तो लिक्विड से गैस, तो ये फेज ट्रांजिशन हुआ, लिक्विड से गैस। तो लिक्विड से जब गैस में जब कन्वर्ट होता है ना स्टूडेंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये टू काइंड ऑफ वेपराइजेशन होती है स्टूडेंट, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है स्टूडेंट बॉइलिंग, ठीक है। काइंड ऑफ वेपराइजेशन दो होती है, एक इवापोरेशन और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, बॉइलिंग होती है। तो इस चीज को समझते हैं, क्या कह रहा है कि वेपराइजेशन अकर्स एट बिलो और बॉइलिंग टेम्परेचर। और इसमें क्या लिखे स्टूडेंट कि बॉइलिंग यानी कि वेपराइजेशन अकर्स एट या अबव बॉइलिंग टेम्परेचर। तो वेपराइजेशन अगर बॉइलिंग टेम्परेचर पर होता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर पर वेपराइजेशन होता हो तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होती है, बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब होता है स्टूडेंट जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल्स होता है, मतलब द्रव जिस टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ करता है स्टूडेंट, उस टेम्परेचर पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर वेपराइजेशन बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, यानी क्वथनांक ताप से अगर नीचे ताप पर वेपराइजेशन अगर हो रहा है द्रव में, तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। और बॉइलिंग में क्या होता है स्टूडेंट, बॉइलिंग में होता है क्या है कि अगर बॉइलिंग टेम्परेचर या उससे अधिक टेम्परेचर पर अगर वेपराइजेशन लिक्विड पर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बॉइलिंग कहते हैं। सिंपली ऐसा आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि द्रव से जब वाष्प में परिवर्तित होता है स्टूडेंट, तो अगर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, ठीक है, द्रव अगर उबलना स्टार्ट कर दे तो समझ जाइए स्टूडेंट कि उस वेपराइजेशन को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। और अगर द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो रहा है लेकिन द्रव उबल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, उस वेपराइजेशन को क्या कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट, इवापोरेशन कहेंगे। तो इवापोरेशन एक कह सकते हो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ये होती है। और बॉइलिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि जब तक आप लिक्विड को हीट नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक लिक्विड बॉयल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक हीट करने पर ही वेपराइजेशन अकर्स होती है, ठीक है। और बिना हीट किए अगर लिक्विड की मॉलिक्यूल्स अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट, ठीक है, बिना हीट किए हुए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर वाष्प में परिवर्तित हो गए स्टूडेंट, तो समझिए वहां पर हम वेपराइजेशन टर्म को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इवापोरेशन कहेंगे, कि वहां पर इवापोरेशन हो रहा है, उस लिक्विड में क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज और समझिएगा कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है और बॉइलिंग जो होता है एक बल्क फेनोमेना होती है। तो ये सरफेस फेनोमेना का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जो सरफेस की मॉलिक्यूल्स है, वो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट, वो एवापोरेट्स करने की टेंडेंसी होती है और वो मॉलिक्यूल्स गैस में क्या होता है स्टूडेंट, कन्वर्ट होता नहीं, चेंज होता है। इसकी मॉलिक्यूल्स यानी सरफेस की पहले सरफेस की मॉलिक्यूल्स पहले गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब लेयर टू लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स होती है वो लेयर बाय लेयर में क्या अरेंज होती है। तो पहला लेयर यानी कि दिस इज द सरफेस, ये आपका सरफेस है स्टूडेंट। तो पहला फर्स्ट लेयर का मॉलिक्यूल्स स्कैप करता है, इवापोरेट्स करता है, फिर सेकंड लेयर। तो धीरे 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 इसकी क्या होगी स्टूडेंट, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। धीरे 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 लिक्विड का मॉलिक्यूल जैसे जैसे वाष्प में उड़ना स्टार्ट करेगा तो वैसे वैसे आपका द्रव का वॉल्यूम लगातार यानी कंटिन्यू क्या होता रहेगा स्टूडेंट, डिक्रीज होता जाएगा। और एक समय ऐसा है कि सारा द्रव क्या होगा तुम्हारा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवापोरेट्स होते हैं। तो आई थिंक आप लोग को इवापोरेशन और बॉइलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि वेपोराइजेशन जो लिक्विड में होती है वो दो तरह से होती है, एक इवापोरेशन के टर्म में और क्या होता है, एक बॉइलिंग के टर्म में। इवापोरेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें जब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करता है, मतलब लिक्विड की मॉलिक्यूल जब वेपोराइज होती है तो उस केस में लिक्विड बॉयल नहीं होता है, ठीक है, मतलब लिक्विड उबलता नहीं, द्रव उबलता नहीं है। और जिसमें द्रव उबलना स्टार्ट कर दे तो समझिए वो हम वेपोराइजेशन को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस टर्म को आप लोग क्या कर लीजिए स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है स्टूडेंट, जस्ट कह सकते हो इट इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस यानी द्रव अवस्था से अगर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, और वाष्प से यानी गैस से अगर द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, संघनन कहते हैं। यानी कि दिस इज द लिक्विड, लिक्विड से अगर वेपर, वेपर स्टूडेंट इसको आप गैस भी कह सकते हो, तो दिस इज द लिक्विड फेज, दिस इज द गैस फेज। वेपर क्या स्टूडेंट, गैस फेज है। तो जब लिक्विड फेज से गैस फेज में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है फेज, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वेपोराइजेशन कहते हैं। अभी आप लोग को हम बताएं कि वेपोराइजेशन क्या होती है। और अगर वेपर से लिक्विड में का चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि दिस इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर टू लिक्विड, यानी कि गैस फेज टू लिक्विड फेज में जो गैस फेज टू लिक्विड फेज में परिवर्तन होने का जो प्रक्रम होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग नेक्स्ट टर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में समझना स्टूडेंट, यानी इसके कंसेप्ट अगर समझ गए तो वेपर प्रेशर क्या है वो आपको क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। तो आइए डायनेमिक इक्विलिब्रियम टर्म को समझते हैं, इसी कंसेप्ट को समझते हैं। तो जैसे कि ये आपको पता है स्टूडेंट, ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, ये वर्ड आप लोग को सुना हुआ है, ये वर्ड आप लोग क्लास 11th में सुने होंगे, यानी क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। तो इक्विलिब्रियम जो टर्म है स्टूडेंट, ये टर्म क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो आप लोग को पता होगा स्टूडेंट कि कोई भी फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल चेंज हो, उसमें जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप मेजर करते हो, ठीक है, जिसको आप नोटिस करते हो, जैसे मास में चेंज होना, मोल्स में चेंज होना, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी जो टर्म है इसमें अगर आप चेंज को नोटिस कर रहे हो और वो चेंज अगर कंस्टेंट हो जाए, जिस चेंज को आप नोटिस कर रहे थे वो चेंज अगर कंस्टेंट हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव कर गया। ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम कहते हो। ठीक है, कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास में चेंज होना, मोल्स में चेंज होना, वॉल्यूम, ये सारी चीज जो आप नोटिस कर रहे थे वो चीज अगर कांस्टेंट हो जाए स्टूडेंट तो उसे आप क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम कहते हो। क्या कहते हो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कहते हो। तो यहां पर हम जिसमें हम बात करने वाले स्टूडेंट, यहाँ भी एक फिजिकल चेंज में बात करने जा रहे हैं। फिजिकल चेंज, जैसे इस कंसेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में लिक्विड लिया। ठीक है स्टूडेंट, लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक है, द्रव। आप लोग जानते हो स्टूडेंट कि किसी प्रकार का द्रव हो, ठीक है, उसमें वाष्प बनने की टेंडेंसी होती है, यानी गैस में परिवर्तित होने की टेंडेंसी होती है। जैसे आप पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, वाटर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, ईथर है, किसी भी टाइप का आप लिक्विड लेते हो, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर आप देखते क्या स्टूडेंट कि उसकी जो अणु है, यानी कि उसकी जो पार्टिकल्स है वो वाष्प बन के वाष्प में उड़ने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, यानी गैस में परिवर्तित होने की टेंडेंसी होती है। तो ये टेंडेंसी क्यों होता है, आइए स्टूडेंट्स की कंसेप्ट को हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, ठीक है स्टूडेंट, आइए लिक्विड की मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, एक रेगुलर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, रेगुलर अरेंज होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस के होने की वजह से इसमें रैंडमनेस होती है। लेकिन गैस के कंपैरिजन किया जाए, गैस मॉलिक्यूल से कंपैरिजन किया जाए तो इसकी रैंडमनेस कम होती है। तो जब रैंडमनेस होगा स्टूडेंट तो ऑब्वियस इसमें किस टाइप की एनर्जी स्टोर्ड होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होंगे। कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होंगे स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होंगे। तो जब इस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, तो क्या हर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, नहीं सर, हर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे तुम्हारा, डिफरेंट होंगे। ठीक है, हर मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होंगे। लेकिन हाँ, एज्यूम्ड कर सकते हैं कि एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, यानी कुछ अंश तक, ठीक है, इस द्रव के कुछ अंश तक, कुछ अंश के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हम सेम एज्यूम्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है स्टूडेंट कि हर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो
नीचे की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, नीचे की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन ऑल अराउंड क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स की जो इंटरेक्शन होती है हर पार्टिकल से सराउंडेड होने की वजह से ये बैलेंस्ड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट कि सरफेस, दिस इज द सरफेस, ये आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस की मॉलिक्यूल्स है। अगर हम बात करें सरफेस मॉलिक्यूल, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होता है ऑल अराउंड सराउंडेड नहीं होता है। तो ये जो पार्टिकल्स है, सरफेस की जो पार्टिकल है और अंदर यानी कि बल्क की जो मॉलिक्यूल्स है, अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है उसकी और इंटरेक्शन लगता है और वो इंटरेक्शन रिस्ट्रक्ट करता है, यानी रोकता है उसको एस्केप होने के लिए। लेकिन जो हाई काइनेटिक एनर्जी की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, अभी आपको बताया कि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग होते हैं, कुछ हाई होता है कुछ लो होता है। तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, वो फ्रीली रूप से रैंडमनेस करने के लिए, मतलब फ्रीली रूप से मूव करने के लिए स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्कैप कर जाता है। तो जब ये स्कैप कर जाएगा स्टूडेंट, यानी पार्टिकल जब स्कैप कर जाएगा, तो इस लिक्विड का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसका, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हर मॉलिक्यूल्स का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रूप में कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्लास 11th में गैसियस स्टेट चैप्टर में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया। ठीक है, जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो उसकी जो क्षतिपूर्ति हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएगा स्टूडेंट, वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, यानी वाष्प में उड़ता चला जाएगा, मतलब गैस में चेंज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी मॉलिक्यूल्स वाष्प में उड़ना स्टार्ट होगा स्टूडेंट, धीरे धीरे इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम घटता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारा लिक्विड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो उड़ जाएगा। कहाँ उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को अगर हम क्लोज कर दें, ठीक है, अगर हम सिस्टम को क्लोज कर दें, दिस इज द क्लोज्ड वेसल, अगर हम वेसल को क्लोज कर दें, वेसल को अगर हम क्लोज कर दें स्टूडेंट, तो यहां पर जो वन वे प्रोसेस हो रहा था, यानी कि द्रव से सिर्फ वाष्प में परिवर्तित हो रहा था, यानी गैस में चेंज हो रहा था, अगर वेसल को क्लोज कर देंगे तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगी। रिवर्सिबल हो जाएगी कैसे, देखिए, जब द्रव से ये गैस में तब्दील होगा स्टूडेंट, यानी कि दिस इज द वाष्प, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, वाष्प, ठीक है, दिस इज द वेपर कहेंगे इसको, वेपर। तो ये जो वेपर, जैसे जैसे गैस की मॉलिक्यूल, जैसे जैसे द्रव की मॉलिक्यूल वाष्प में परिवर्तित होगा, तो वो वाष्प तो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा। आप तो वेसल क्लोज कर दिए हो, कंटेनर को क्लोज कर दिए हो, तो ये जो वेपर पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, तुम्हारे सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड सरफेस पर वेपर पार्टिकल्स जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब जमा होना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो वेपर पार्टिकल्स क्या होगा स्टूडेंट, लिक्विड सरफेस पर कांटेक्ट करेगा। तो जैसे लिक्विड सरफेस पर कांटेक्ट करेगा तो वो वेपर कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, तुम्हारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, क्योंकि यहां पे जो वेपर्स होंगे कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी का होगा, कोई लो काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो जो लो काइनेटिक एनर्जी का होगा तो वो जस्ट लिक्विड के सरफेस पर वेपर्स होंगे, और जितना ज्यादा वेपर्स बढ़ेंगे वहां लिक्विड सरफेस पर, वो वेपर्स फिर क्या करेगा, लिक्विड से कांटेक्ट करेगा, और जब लिक्विड से कांटेक्ट करेगा तो वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो जब द्रव यानी कि लिक्विड से वेपर जब कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। और उस वेपोराइजेशन को हम यहां क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। इवापोरेशन हो रहा है क्योंकि नॉट ए बॉइलिंग, लिक्विड जब बॉइलिंग होता है तो उस वेपोराइजेशन को हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वेपोराइजेशन हो रही है उसको आप क्या कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे, क्योंकि लिक्विड या बॉइल नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इवापोरेशन। तो लिक्विड से जब वेपर बनेगा तो इवापोरेशन कहेंगे। अब वेपर से एट दैट सेम टाइम वेपर से क्या बन रहा है, लिक्विड, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, तो इनिशियली बिगिनिंग में क्या होता है स्टूडेंट की वेपोराइजेशन मतलब इवापोरेशन का रेट क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो जब इवापोरेशन का रेट ज्यादा होता है स्टूडेंट, तो आप यहां क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि इसका लिक्विड का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, एट दैट सेम टाइम वेपर की जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो लिक्विड में कंडेंस हो रहा है, तो उस समय रेट क्या होता है, कम होता है।
लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता है स्टूडेंट, एक ऐसा स्टेट अचीव कर लेता है जहां पर इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जब इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट अगर सेम हो गया तो समझ जाइए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। किसको अचीव कर लिया? इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जितना मॉलिक्यूल्स लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही मॉलिक्यूल्स आपका क्या होगा स्टूडेंट, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। जितना मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही क्या आपका ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि हम समझ जाएंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। कैसे? तो जब आप देखेंगे शुरुआत में बिगिनिंग में क्या होगा कि लिक्विड का वॉल्यूम घटना स्टार्ट होगा। तो जब लिक्विड का वॉल्यूम घटना स्टार्ट होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर आके लिक्विड का वॉल्यूम घटना बंद हो गया जो आप नोटिस कर रहे थे, तो समझ जाइए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। यानी कि इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो गया? सेम हो गया। जितना मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहा है उतना ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? तो आप लिखेंगे स्टूडेंट रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट? रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब इवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे स्टूडेंट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर इस चीज को अगर हम ग्राफ से समझे स्टूडेंट, तो दिस इज द रेट और दिस इज द टाइम। हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि शुरुआत में बिगिनिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि इवापोरेशन का जो रेट होता है वो अधिक होती है और कंडेंसेशन का रेट कम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस चलता है स्टूडेंट तो वैसे वैसे क्या होता है स्टूडेंट, इवापोरेशन का रेट घटता है और कंडेंसेशन का रेट बढ़ता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब दोनों का रेट सेम हो जाते हैं। यानी कि इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द इवापोरेशन, दिस इज द कंडेंसेशन और दिस इज द इवापोरेशन। तो आप क्या देख रहे हो कि इवापोरेशन का जो दिस इज द इवापोरेशन, ये आपका इवापोरेशन है। ठीक है, इवापोरेशन लगातार घट रहा था और दिस इज द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का रेट क्या हो रहा था स्टूडेंट? बढ़ रहा था। इवापोरेशन का रेट घट रहा था, घटते 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 इधर से बढ़ रहा और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों का रेट क्या हो गया स्टूडेंट? यहां पर आया दोनों का रेट क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यानी कि इसको आप क्या कह सकते हो? साम्य बिंदु। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लिक्विड या सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन पर जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है स्टूडेंट, उस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है? जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो स्टूडेंट? इक्वल हो जाए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन पहले इसको आप लोग क्या कर लीजिए? कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग वेपर प्रेशर का डेफिनेशन आराम से दे सकते हो, इजीली अब इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो कंसेप्ट आपको सिखाया है, तो उस कंसेप्ट में आपने क्या जाना कि जब लिक्विड हो या सॉल्यूशन, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। तो जब लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव करने का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब वेपोराइजेशन मतलब इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो जब इवापोरेशन यानी कि लिक्विड से वेपर और वेपर से जब लिक्विड कन्वर्ट होता है, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ये रेट जब सेम हो जाता है, मतलब ये सिस्टम जब कांस्टेंट हो जाता है, तो उस समय लिक्विड के सरफेस पर जितना वेपर पार्टिकल्स होगा स्टूडेंट, और उस वेपर पार्टिकल्स के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पर, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात को कि द्रव के सरफेस पर वाष्प के द्वारा यानी वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। किस कंडीशन पर? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो ये डेफिनेशन को आप लोग क्या कर लीजिए स्टूडेंट? नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हम वेपर प्रेशर की पूरी जो कंसेप्ट है वो आपको हम बता दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब क्या है ये समझे हम लोग, ना वेपर प्रेशर क्या है समझे हम लोग। अब वेपर प्रेशर को क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट,
यानी कि हम लोग को अब डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो इट कह सकते हो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये दो मेन फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। तो वेपर प्रेशर को अगर टेम्परेचर से रिलेट किया जाए स्टूडेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि टेम्परेचर को अगर आप रेज कीजिएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप जो वेपर प्रेशर लिक्विड का मेजर किए स्टूडेंट, आपको पता है कि वेपर प्रेशर किससे मेजर होता है, मैनोमीटर से मेजर होता है। ठीक है, ये डिवाइस है जिससे वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर आप मेजर किए स्टूडेंट, अब अगर टेम्परेचर को रेज कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब इंक्रीज कर जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है स्टूडेंट वो बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा स्टूडेंट तो स्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, वेपर्स बनने का स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। तो जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जब वेपर यहाँ बनेंगे स्टूडेंट, और जब ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, मतलब जब ये साम्य को प्राप्त करेगा स्टूडेंट, तो उस समय वेपर्स की पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे। और जितना ज़्यादा वेपर पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पर रहेंगे स्टूडेंट, उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट? एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि टेम्परेचर रेज करने से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी क्या होता है? रेज करता है, यानी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, ये तो हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, हर लिक्विड का नेचर अलग अलग होता है, आपको पता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ जो लिक्विड होती है वो रिलेटेड किससे होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से होता है। ठीक है, कि हर अणु यानी पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन होती है वो हर लिक्विड का, मतलब हर सबस्टांस का क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, उसकी नेचर अलग होती है। तो इसलिए याद रखिए स्टूडेंट कि नेचर ऑफ लिक्विड इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या तुम्हारा? अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर उसका वेपर प्रेशर से हम रिलेट करेंगे स्टूडेंट, तो वेपर प्रेशर जो होता है स्टूडेंट, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के स्कैपिंग टेंडेंसी से अगर हम रिलेट करें, स्कैपिंग टेंडेंसी आप समझ रहे हो, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज होती है स्टूडेंट, उसकी स्कैपिंग टेंडेंसी मतलब उड़ने की क्षमता जितना ज्यादा होगा स्टूडेंट, वेपर प्रेशर उस लिक्विड का उतना ज्यादा होगा। या वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या है? इंटरेक्शन। यानी जिस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा स्टूडेंट, वेपर प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, वेपर प्रेशर उतना अधिक होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल से अगर समझा जाए स्टूडेंट, ये मान लीजिए मैं ग्राफ खींच रहा हूँ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो जैसे मेरे पास मान लीजिए लिक्विड के रूप में मेरे पास मान लीजिए ईथर है। ठीक है, डाई इथर ईथर है। ठीक है, आपका जाके मान लीजिए एसीटोन है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल है और वाटर है। ये मेरे पास 4 लिक्विड है। तो हर लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। यानी जिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वीक होगा, कमजोर होगा, उसकी वेपर प्रेशर, उस लिक्विड की वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी। तो इस 4 लिक्विड में ईथर मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है स्टूडेंट। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है बहुत कम होता है। तो जब कम होगा तो इसकी स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जब स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो जब ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा तो उस समय वेपर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। वेपर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो ईथर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। उसके बाद एसीटोन का होता है, उसके बाद अल्कोहल का होता है, उसके बाद वाटर का होता है। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इथाइल अल्कोहल मतलब OH, तो ये इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कमज़ोर हो जाता है। तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वाटर के कंपैरिजन किया जाए तो कमज़ोर होता है, यानी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में। और एसीटोन और ईथर, ठीक है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, वहाँ पर आपका सिंपल डायपोल इंटरेक्शन होता है वहाँ पर। ठीक है, तो एसीटोन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इथाइल अल्कोहल से
कमज़ोर होता है और उससे भी ज़्यादा कमज़ोर किसका होता है, ईथर का होता है। तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका है, ईथर का है, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। उसके बाद किसका होगा स्टूडेंट, उसके बाद एसीटोन का, ठीक है, एसीटोन का। उसके बाद आपका इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, और उसके बाद आपका वाटर का होगा, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं वेपर प्रेशर यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ईथर का है, उसके बाद आपका एसीटोन का है, उसके बाद इथाइल अल्कोहल का, उसके बाद वाटर का। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, एसीटोन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अल्कोहल का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वाटर का भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ाइएगा तब। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बात करें तो सबसे ज़्यादा ईथर का, उसके बाद एसीटोन का, उसके बाद अल्कोहल का, उसके बाद वाटर का। तो ये था पूरा कंसेप्ट स्टूडेंट, वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर को क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में राउल्ट्स लॉ के बारे में आपको बताने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलिए इसको यहीं पर रखा जाए।